हेलो फ्रेंड्स, हुँ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है निशांत भाई। और आज हम लोग सेकंड टेस्ट मैच का रिव्यू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू निशांत? बस मैं बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? और बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हो लगातार। मैंने 2-3 वीडियोज़ आपकी देखी थी, वो बहुत ही अच्छी थी। इस जो आपने कोलैब भी करी थी, तो वो भी बहुत शानदार थी। तो बस आप सब लोग सपोर्ट करते रहिए, साथ को जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं बढ़िया हूँ। और अगर जब हम बात करें सेकंड टेस्ट मैच की, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सेटबैक तभी हो गया था जब विराट इंजर्ड हो गए थे और जब केएल टॉस पे आए थे। तो निशांत, आपने देखा रहेगा कि केएल के लिए 6-7 महीने कितने मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहे। जैसे उनके पहले टेस्ट में जगह भी नहीं बनती थी और अब वो टेस्ट में कैप्टेंसी कर रहे हैं। मतलब उनके उनके 200 है आई थिंक, एक लॉर्ड्स में और हाँ। अ, एक लॉर्ड्स में और एक सेंचुरियन में। तो हुँ। ये इतनी साउथ बड़ी अफ्रीका। विन्स है। उन वो आप उनको कैसे देखते हैं? मतलब एज अ कैप्टन, जस्ट हम उसको उनको जज नहीं कर सकते एक मैच के बेसिस पर कैप्टेंसी के ऊपर, बट एज अ प्लेयर उन्होंने कैसे कमबैक किया है, वो एक अच्छी स्टोरी है। देखो, एज़ अ प्लेयर तो उनका राइज़ और एक जो पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, वो तो बिल्कुल अलग ही है। वो पहले गए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अगर आपको याद होगा, गाबा के अंदर उनका नाम भी नहीं था कि यार ये होंगे। फर्स्ट चॉइस जब रोहित इंजर्ड हो गए थे, तो मयंक, गिल, फिर किसी और को शिफ्ट कर रहे थे। वैसे हो रहा था जब केएल राहुल को कोई नाम भी नहीं था। तो इनकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले मिडल ऑर्डर से, मतलब ओपन करे थे इन्होंने। लेकिन जब इनका जो कमबैक हुआ था ना, वो एज़ अ 4th ओपनर हुआ था। फिर जब 2-3 जने इंजर्ड हुए, जब जाके ओपन करने आए, और फिर जब आप जानते हैं जिस तरह से ओपन करने आए थे, एक इंग्लैंड वाली सीरीज आपको याद होगी जिसके अंदर रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपन कर रहे थे और लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहे थे केएल। उसकी उस 100 के बाद से तो फिर इनका मतलब ये पीछे मुड़ के देखे भी नहीं, और आगे लगातार इनको टीम ने इनको ही अप्रोच करा कि फर्स्ट ओपनर। और एक बार उनको, मुझे याद आ रहा है कि शायद से होम सीरीज थी और इनको नंबर 4 पे भी ट्राई करा था। एक बार इनको नंबर 4 पे भी ट्राई करा था और उसमें भी इन्होंने 100 मारी थी। तो वो भी शायद मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी सीरीज थी, लेकिन वो होम सीरीज थी, मुझे इतना याद है। तो जब उनको नंबर 4 पे भी ट्राई करा था, तो ये एक इंडियन क्रिकेट टीम को एक ऐसा प्लेयर मिला है जो पूरा फ्लेक्सिबल है कि आप इनसे ओपन भी करवा लो, नंबर 4 पे भी खिलवा लो। तो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, थोड़ा सा लक भी कह सकते हैं आप, क्योंकि एज ए 4th ओपनर ये वहां पे गए थे। और उसके बाद से जैसे ही जो जने इंजर्ड हुए, उनके उनके बिहाफ पे रिप्लेसमेंट के रूप में आया और इन्होंने लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दी। तो इनकी अब जगह मुझे लग रहा है आगे भी बनी रहेगी, और अब इनको वाइस कैप्टन भी बना गया है। तो इस मैच के अंदर तो देखिए, कैप्टन से जैसे आपने सही पॉइंट कहा था कि एक मैच के बेसिस पे जज नहीं कर सकते इनको, क्योंकि अपन ये सोच रहे हैं कि अपन ये कह रहे हैं कि विराट नहीं थे इस वजह से हार गए, तो ये मुझे सही लॉजिक नहीं लगता, क्योंकि गाबा के अंदर भी विराट नहीं थे, फिर भी रहाणे ने कैप्टनसी से जिताया था आपको, बाकी प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट कराई थी। और वो प्लेयर्स कौन से थे जो इतना खेले भी नहीं थे? वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, हनुमा विहारी, वो थे। तो ये रीजन तो मुझे सही नहीं लगा कि विराट नहीं थे इस वजह से हमारे। मेन रीजन ये कि फर्स्ट इनिंग्स के अंदर बैटिंग। दूसरा सबसे ज्यादा मैं जिसको क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, मतलब हेल्दी क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, वैसा नहीं, तो ऋषभ पंत मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत को यार अब जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्योंकि ऋषभ पंत का क्या है कि नेचुरल गेम बोल के वो इस तरह से परफॉर्मेंस देंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि अपन उनको बैट्समैन विकेट कीपर लिया है। विकेट कीपर बैट्समैन तो अपने पास रिद्धिमान साहा भी हैं जो उनसे सही कर लेंगे। तो बैट्समैन विकेट कीपर लिया है उनको, और उनकी जो लास्ट इनके एक इनका स्टैट है कि पिछले 10 मैचेस के अंदर उन्होंने सिर्फ एक 50 मारी है। तो ये मेन जो 3 रीजन थे वो मेरे ये थे कि सबसे पहले थोड़ा सा फॉल्ट था केएल की कैप्टनसी में, लेकिन मैं उसको ज्यादा ब्लेम नहीं करना चाहूंगा। दूसरा, ऋषभ पंत, जिस जिस तरह से ऋषभ पंत ने वो शॉट खेल के, और उस शॉट की जरूरत नहीं थी जब सामने हनुमा विहारी थे। तो ऋषभ पंत का जो गेम है जिस तरह से, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ी गलती थी। तीसरी चीज की फर्स्ट इनिंग्स के अंदर अपनी बैटिंग, क्योंकि आप बॉलर्स को बोलेंगे कि 20 विकेट निकाल लो, तो वो उतना सही नहीं होगा कि आपने रन्स तो बनाए नहीं और अब बॉलर्स आपका काम करके देंगे। तो 3 रीजन मुझे ऐसे लगे थे कि ये इस वजह से अपन हारे। और सामने वाली टीम को ये अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, डेन एल्गन ने, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और निशांत, अगर आप हम देखें तो अभी तक चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने ये मतलब लास्ट इनिंग में 50 मार दिए दोनों ने। लेकिन अगर हाँ। हम कोई भी 10 मैचेस में देखें तो उनके यही 50 है। 10 मैच अगर आप उठा के देखें, तो अगर आप कोई भी डोमेस्टिक का भी प्लेयर उठाएंगे, उनको 10 मैच देंगे तो वो भी 2-3 आराम से 50 मार सकते हैं। तो आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ी डील है कि अभी इनको ड्रॉप करे या रखे। तो मेरे हिसाब से तो ड्रॉप करना चाहिए। इनके साथ यार ये है कि टीम इनको बैक करे जा रही है, क्योंकि इनके भी रीजन है कि एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो ये कंट्रीब्यूट आपको उस क्योंकि अवे सीरीज के अंदर ज्यादातर आप एक्सपीरियंस को बैक करेंगे। होम सीरीज के अंदर आपकी इंडिया कंडीशंस तो श्रेयस अय्यर और ये वैसे भी जानते हैं, लेकिन अवे सीरीज के अंदर अय्यर को चांस मेन इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो कंडीशंस जानते नहीं है।
और एक वैसा हो जाता है कि हमने ऐसे एकदम से अचानक उनको खिला देना, तो फिर आपका वाला काम हो जाता है जब आपने पृथ्वी शॉ को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया था, ओपन करवाया था और वो लगातार 0 पे आउट हुए थे मिचेल स्टार्क की बॉल पे। तो वो मतलब उनका लॉस वहां से हो गया। अब आप जानते भी नहीं हो कि उनका नाम हुआ एज एन ओपनर वही पृथ्वी शॉ का, तो वैसा श्रेयस अय्यर के साथ हो जाता। तो टीम ने राहुल द्रविड़ और इन्होंने ये सोचा होगा कि हम पहले एक्सपीरियंस को बैक करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करेंगे, हम उनको लगातार बैक करते रहेंगे, जो उन्होंने फर्स्ट मैच में नहीं करा। फर्स्ट मैच में भी मैं कहना चाहूंगा कि पुजारा की नहीं आई थी, लेकिन रहाणे ने थोड़ा सा कैमियो खेला था। कुछ 3 4 और 1 6 था, 36 के आसपास उनके, कुछ 48 था फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, और उसकी फर्स्ट टेस्ट की फर्स्ट इनिंग्स में, और उसकी सेकंड इनिंग्स के अंदर वो जल्दी आउट हो गए थे। और सेकंड मैच के अंदर उन्होंने 50 मारी थी, और फर्स्ट सेकंड मैच उन्होंने 50 मारी थी। तो रहाणे का मुझे लग रहा है सही है। पुजारा के साथ थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट भी हो रहा है, लेकिन जिस तरह से उनका कमबैक हुआ है वो भी ठीक है। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपको थर्ड मैच में हटाना है तो दोनों को आप मत हटाओ, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको कुछ प्लेयर्स चाहिए होंगे, तो किसी दोनों को हटा दोगे तो एक तरह से आपके पास, और आप सीरीज जीतोगे भी जब जब आप थर्ड टेस्ट जीतोगे। अगर आप ये वाला मैच जीत जाते तो आप रिस्क ले सकते थे कि दोनों को हटा दो। अब ये मैच आप हारे हो, तो फिर ये तो मुझे कम चांस लग रहा है कि दोनों रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा अगर आपको हटाना है तो किसी एक को ही हटाओ, तो उसमें से भी आपको देखना पड़ेगा कि पुजारा हो सकते हैं और नंबर 3 पे हनुमा विहारी आ जाए। और निशांत, ये आपके हिसाब से कैसा था 240 का टारगेट? मेरे हिसाब से तो सही था, बट अगर हम फर्स्ट इनिंग में थोड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते तो शायद 310 320 रन ऑन बोर्ड। और कभी साउथ अफ्रीका ने कभी इतने चेज नहीं किए, तो टू हाँ, फोर्टी इनका का टारगेट। साउथ अफ्रीका स्टेट है एक की 240 से ज्यादा इन्होंने चेज नहीं करा। दूसरा, आपने ये बात सही की थी, फर्स्ट इनिंग्स के अंदर अपने रन्स कम थे। आपने देखा होगा कि हाईएस्ट केएल की 50 थी, दूसरा अश्विन की थी। दूसरा अश्विन की कुछ 40 के आसपास उनके रन आए थे नॉट आउट के अंदर। तो फर्स्ट इनिंग्स के अंदर बहुत बुरी तरह से अपन खेले थे, और सेकंड इनिंग्स के अंदर ये स्कोर ठीक था, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स के अंदर अच्छा स्कोर बन जाता ना तो 260 या 270 तक आप पहुंच भी जाते ना, तो वो सही होता साउथ अफ्रीका के लिए टोटल, फिर आपको सिर्फ बॉलिंग से काम करना था। तो ये एक मेन रीजन मुझे लगा। और वो जो मैं आपको बता रहा हूँ 260 270 वो ऋषभ पंत कर सकते थे, लेकिन वो 0 पे आउट हो गए, तो मेन रीजन वो भी था। अगर ऋषभ पंत वहां पे आराम से खेल रहे थे, क्योंकि देखिए आपको जरूरत क्या है, जब सामने हनुमा विहारी है, आराम से खेल रहे हैं। हनुमा विहारी की तारीफ बनती कि उन्होंने आखिरी एंड मोमेंट तक ले जाके 40 रन की पारी खेली, और उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा था। अगर आप ऋषभ पंत जाती 10 बॉल में 0 रन भी बनाते ना, तो सामने हनुमा के साथ, क्योंकि टेस्ट टेस्ट क्रिकेट का मतलब होता है दो चीजें, एक तो पेशेंस और बैटिंग के अंदर पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप अच्छे से बिल्ड होती रहेगी तो आपके रन बनते रहेंगे। ये बहुत बार विराट कोहली भी बोल चुके हैं, इनको वो करना चाहिए था ऋषभ पंत को। और जो द्रविड़ ने भी बयान भी दिया है कि हम उनसे बात कर रहे हैं पंत से, जिस तरह से उनके अप्रोच है और ये उनका नेचुरल गेम है, उन्होंने भी चीज कही है, तो वो भी देखते हैं। हालांकि पंत की जगह तो बनी रहेगी, वो जाएगी नहीं, लेकिन बस उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा यार बैटिंग में। विकेट कीपिंग में तो बढ़िया वो कर ही रहे हैं। हाँ, और अगर पंत की बात करें तो आई डोंट थिंक, मतलब अभी हम लोग टेस्ट मैच खेल रहे हैं, नहीं कि ओडीआई चल रहा है, T20 चल रहा है। हाँ, मतलब पहली बॉल से ही उड़ाने लग जाए, मतलब मजा आता है हमको भी देखने, लेकिन मतलब पहली बॉल पे और विकेट खो के क्या फायदा? हाँ, वही है तो ना, मतलब पंत उनकी को थोड़ा, अप्रोच समझ नहीं जब आ रही से है। मतलब मेरे को लगा था कि जब से सिडनी और मेलबर्न में उसका कमबैक हुआ था, तो तब से वो अच्छा करेगा, बट WTC से फिर से वो वैसा हम्म। ही। हाँ, तो उनके साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो नेचुरल गेम तो ये बहाना है कि यार इनका नेचुरल गेम है। सुनील गावस्कर जी ने भी उन पे सवाल उठाए कि यार भाई, ये बहुत इनफ हो गया कि इतने चांस इनको दे दिए गए। इस इतने चांस देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ऋषभ पंत को बैक बहुत करा है। ओडीआई के अंदर उनको इतना बैक करा, परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जब उनका जो नाम बना है ना, वो गाबा वाले टेस्ट मैच से ही बना है। उससे ही उनका नाम बना है, और ये अपना नाम बिगाड़े जा रहे हैं। अबे सीरीज के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस कर नहीं रहे। होम के अंदर तो हम साहा को कंसिडर करते हैं, बैटिंग से भी वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं साहा। तो ऋषभ पंत को बैटिंग से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। विकेट कीपिंग स्किल्स तो इनकी सही, मतलब सुधरी भी और अच्छी भी है। तो बैटिंग से यार इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे इस थर्ड टेस्ट के अंदर किस तरह से खेलते हैं। एंड निशान, वो यू सीइंग बुमराह टू ऑफ कलर? मतलब मुझे लगा कि जब फर्स्ट, मतलब थर्ड इनिंग में जब इंडिया बैटिंग कर रहा था, सेकेंड इनिंग्स में, तब उनके साथ मार्को जैसन के साथ थोड़ी फाइट हुई थी, थोड़े वर्ड्स के हाँ, एक्सचेंज हुए। तो उसके बाद से बुमराह, मेरे को ऐसा लगा कि बुमराह अभी अभी हो गया साउथ अफ्रीका का काम। तो ज्यादा बाउंसर मारने की कोशिश के ट्राई में ज्यादा बुमराह ऑफ कलर लगे। यार बुमराह के साथ, बुमराह के, हाँ मतलब इस सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस तो वैसे इतनी अच्छी आई नहीं है। फर्स्ट टेस्ट में भी देखेंगे तो इतनी कुछ शानदार थी नहीं। शमी का ही वो मेन कंट्रीब्यूशन था।
तो बुमराह का तो यार ऑफ कलर तो क्या रीज़न हो सकता है इसका, तो क्योंकि आप म्यूट है हाँ, आप। हाँ। हाँ, नहीं, नहीं। क्या कन आप कुछ कह रहे थे? नहीं, नहीं, हुँ, तो बुमराह कंटिन्यू। का यार मतलब बॉलिंग के अंदर इतनी अच्छी उनकी परफ़ॉर्मेंस आई नहीं थी, और शमी की परफ़ॉर्मेंस आई थी फर्स्ट टेस्ट में भी। तो बुमराह ऑफ कलर आप मेरे को तो दोनों मैचेस के अंदर ही दिखे, दोनों जो टेस्ट मैच हुए थे, सेकंड टेस्ट के अंदर तो थोड़े से दिखे ही थे, और उनका अगर आपने एवरेज भी देखा होगा तो उतना सही नहीं था, 3 के आस-पास है, 3 या 4 के आस-पास उनका कुछ एवरेज था इस टेस्ट मैच में भी। उसका मेन रीज़न तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको भी मतलब और वाइस कैप्टन है वो, तो उनको ये रीज़न हो सकता है कि वाइस कैप्टेंसी का थोड़ा-सा प्रेशर कह सकते हैं विराट कोहली की इन एब्सेंस के अंदर, क्योंकि विराट कोहली अगर विराट कोहली होते तो एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है। वो जाते हैं बुमराह को कहते हैं यार तू शेर है, तू बॉल डाल। ऐसा मतलब स्टंप माइक में रिकॉर्ड भी हुआ था वो कि तू बॉल डाल। तो एक ये भी एक हो सकता है कि यार एटमॉस्फेयर जो विराट कोहली क्रिएट कर रहे हो वो केएल राहुल नहीं कर रहे हो, और वो वाइस कैप्टन भी बने बुमराह, तो थोड़ा-सा वो प्रेशर भी मतलब सोच रहे हो कि यार मेरे पे वो प्रेशर है, मैं किसको ओवर दूँगा, अगला किससे बातचीत करूँगा, क्या फील्ड प्लेसमेंट होगा। तो ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है जो मेन अपन को सेकंड टेस्ट में दिखा था बुमराह का ऑफ कलर। एंड निशांत, अगर आप शार्दुल ठाकुर को देखें तो उन्होंने इस मैच में 7 विकेट्स लिए, शायद उससे प्लस ज़्यादा लिए। सो आपको लगता है अभी ये परमानेंट ऑलराउंडर है, मतलब इंडिया के टेस्ट टीम के, जब ये सेना कंट्रीज़ में जाते हैं? अ, यार लॉर्ड ठाकुर का तो ये है कि ऑलराउंडर मैं इनको अभी नहीं कहूँगा मैं ऑलराउंडर इनको, क्योंकि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर ये है नहीं। बैटिंग ऑलराउंडर होते हैं हार्दिक पांड्या जैसे, जो मेन आपको बैट से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और बॉल जो 1-2 ओवर डाल लेते हैं, वैसे मतलब बैटिंग ऑलराउंडर। तो ये मेन बॉलिंग ऑलराउंडर है और बॉलिंग से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इनका कमबैक भी इंडियन टीम में बॉलिंग से ही हुआ था, फिर ये बैटिंग करी थी इन्होंने। तो अभी इनको ऑलराउंडर कहना वो मेन मुझे लग रहा है जल्दी होगी, लेकिन हाँ ये इंप्रूव कर सकते हैं और ऑलराउंडर बन सकते हैं। अगर आपने स्टीव स्मिथ की स्टोरी सुनी हो, वो आए थे लेग स्पिनर, पर वो धीरे धीरे इंप्रूव होकर आप जानते हैं कि नंबर 1 टेस्ट क्रिकेटर वो भी एट प्रेजेंट है। तो अगर ये इस तरह से इंप्रूव करेंगे तो एक बढ़िया ऑलराउंडर ये बन सकते हैं। और इनका भी कुछ ऐसा था कि जितने भी ये टेस्ट मैच खेले वो उनमें से एक भी टेस्ट मैच नहीं हारे, वैसे साउथ अफ्रीका का ये वाला हारे। तो इनकी परफॉर्मेंस वैसे अच्छी थी, 7 विकेट्स इन्होंने लिए थे। और जब जब इनका एक टैगलाइन भी बन गई कि पार्टनरशिप ब्रेकर है ये, जब भी कोई पार्टनरशिप बना देता है तो लॉर्ड ठाकुर को बुला लो वो विकेट ले जाएगा। तो परफॉर्मेंस इनकी तो अच्छी आई थी, बॉलिंग से सही है, लेकिन ऑलराउंडर मैं इनको अभी नहीं कहूंगा। एंड निशांत, व्हाट विल बी योर 11 फॉर थर्ड टेस्ट मैच? अगर विराट कोहली आते हैं, हाँ, होपफुली वो आएंगे, तो उनकी जगह कौन ड्रॉप होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। ये यार ये इसके अंदर तो फंसा दिया यार आपने, ये तो कुछ खतरनाक क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि हाँ अश्विन ड्रॉप होंगे, लेकिन अगर हम उनके मतलब बॉलिंग से उन्होंने इतना इफेक्टिव नहीं किया है, लेकिन जब हम के रन्स देखे तो उन्होंने 46 रन्स बनाए। हाँ बैट से करा है। वो बहुत क्रूशियल रन्स थे, अगर वो नहीं बनते तो इंडिया 240 भी जीतती। यार ये कुछ मतलब टफ कॉल हो सकता है कि जो राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट ले। सबसे पहले तो ये कि क्या रियली में विराट कोहली थर्ड टेस्ट में वापसी करेंगे, क्या वो अवेलेबल होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या रियली होंगे? क्योंकि वहां अपन को अभी भी पता नहीं, वो वहां जाके टॉस करने को ही आता है जब पता चलता है, सेकंड टेस्ट में भी नहीं पता था। तो मेन रीजन तो ये होगा, अगर वो नहीं आते तो कंट्रोवर्सी और होने वाली है, जो आप जानते जो अभी चल रही है बीसीसीआई वाली, तो वो और होने वाली है। तो चलो उसकी बात नहीं करते, लेकिन कौन बाहर होगा इसके अंदर में दो चीज मुझे लग रहा है कि दो रास्ते इसके हो सकते हैं। जो आपने अश्विन का लिया कि स्पिन कंडीशंस है नहीं, तो ये सोच सकते कि हम हनुमा को खिला लेते हैं स्पिन कंट्रीब्यूट, उतना तो कंट्रीब्यूट वो कर ही देंगे जो अश्विन कर देता है एज अ स्पिनर, और उनकी प्लेस पे हनुमा विहारी खेल लेंगे और विराट कोहली खेल लेंगे नंबर 5 पर जिनके रहने आ जाएंगे। सबसे पहली मेंटेलिटी हो सकती है। दूसरी मेंटेलिटी अगर आप देखें तो पुजारा, रहाणे और हनुमा विहारी बचते हैं। इनमें से अगर आप हनुमा विहारी को बाहर करेंगे तो ये मुझे लग रहा है अनफेयर डिसीजन, मतलब ये कोई अच्छा इतना अच्छा फेयर डिसीजन होगा नहीं यार। जिस बंदे ने आपको बढ़िया कंट्रीब्यूट करके दिया, 40 रन के दिए। और अगर आपको याद होगा कि सिलेक्टर्स ने शुरुआत के अंदर ये बोला था कि जब इंडिया ए की टीम में हनुमा विहारी को भेजा था तो उन्होंने रीजन दिया था कि इंडिया ए की टीम में हनुमा विहारी इसलिए गए कि वो वहां की कंडीशंस को अडेप्ट कर सके और इंडिया की प्रॉपर प्लेइंग 11 के अंदर उसको यूज कर सके, अपना एक्सपीरियंस देख सके और बाकी प्लेयर्स को बता सके। तो उनकी बात तो मुझे लग रहा है तो झूठ ही गई, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो फर्स्ट टेस्ट में खेल लेते ना, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होते। लेकिन वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी नहीं, क्योंकि जब विराट इंजर्ड हुए जब जाके वो आए, तो हनुमा विहारी को बाहर करेंगे तो ये पर्सनल ओपिनियन तो मैं चाहूंगा कि पुजारा रहाणे में से कोई एक बाहर हो। और उसमें से भी अगर आप पूछे जो कंपटीशन का है तो पुजारा नंबर 3 पे होंगे और आप रहाणे को बाहर करके हनुमा विहारी नंबर 5 पे खेल सकते हैं, ये मुझे ऐसा और लगता है जो निशांत, अगर पर्सनल पुजारा ओपिनियन। रहाणे की बात करें
पुजारा और रहाणे की बात करें तो आई थिंक मतलब अब जैसे हमने लास्ट उनकी 250s देखी, तब मुझे ऐसा लगा कि उन लोग कुछ मतलब एकदम फ्रीली होके खेल रहे थे। अगर आप उनकी पहली इनिंग्स देखेंगे तो बहुत फियरली मतलब बहुत मतलब नर्वसनेस थी उनके इसमें। आई थिंक बहुत नर्वस उनको लग रहा है कि वो ड्रॉप होंगे इसलिए मतलब थोड़ा नर्वस। वो तो वो तो उनको पता ही था कि भाई ये करो या मरो है उनके लिए, डू और डाई है कि या तो आप परफॉर्म कर दो और नहीं परफॉर्म करोगे तो ये सीरीज तो उनको पूरा मिलने वाली है, जो मुझे ऐसा लग रहा है। ये शायद से इनको पूरी सीरीज मिलेगी कि आप खुल के खेलो, और अगर इस सीरीज में इनकी परफॉर्मेंस नहीं आई ढंग से तो फिर अगली सीरीज से इनको कंसिडर कंसिडर नहीं करा जाएगा, जो मुझे ऐसा लग रहा है। तो शायद से आप देख सकते हैं कि दोनों खेला भी अगला टेस्ट। तो आपने जो पूछा कि पुजारा रहाणे का ये है कि जब इनके ऊपर सवाल उठता है ना, जब ये परफॉर्मेंस दे देते हैं और वो मुझे सही नहीं लगता कि जब सवाल उठे कि जब आप परफॉर्मेंस दोगे तो आप कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे। आपको बनना है केन विलियमसन, कंसिस्टेंट विलियमसन बनना है आपको, जिस तरह से, क्योंकि आप लगातार 10 मैच में कंट्रीब्यूट नहीं करोगे और वो आपके 10 मैच इतने क्रूशियल हो कि आपके डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स के अंदर वो काउंट हो रहे हैं, तो वो मुझे सही नहीं लग रहा है कि आप 10 मैच के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, 11वें मैच के अंदर आप 100 मार दोगे ताकि आप अपनी जगह बना सको। तो वो मुझे सही नहीं लग रहा। और मेंटेलिटी भी पुजारा के ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं। मेन प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि वो उनका मतलब पूरा स्टैंस, और ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उनके साथ है नहीं, वो ओवर डिफेंसिव ज्यादा हो जाता है कि यार भाई मैं रोक के खेलता हूँ, रोक के खेलता हूँ, तो वो उनको थोड़ा कम करना पड़ेगा। और रहाणे के साथ तो मतलब रहाणे तो यार एकदम से चेंज हो गए। जो अपन ने जिस रहाणे को देखा था होम सीरीज के अंदर, वो अवे सीरीज के अंदर बिल्कुल अलग दिखा है। बिल्कुल अटैकिंग पोजीशन पे अटैकिंग खेल रहे थे बढ़िया। और उनके साथ तो मुझे लग रहा है कोई मेंटल, एक ऐसा हो सकता है कि एक मेंटल एस्पेक्ट कि यार मेरे को मेरी जगह बनानी है तो मैं किस तरह से खेलूं, तो ये भी हो सकता है। और रहाणे का आपने जो डिसमिसल देखा होगा वो जो कगिसो रबाडा ने करा था, तो उसके अंदर रहाणे की मुझे कोई गलती लगी नहीं थी। जिस तरह से जो बॉल टिप होके बिल्कुल आई थी ना, वो बॉल बिल्कुल मेन बॉल थी, और वो कगिसो रबाडा ने बिल्कुल ऐसी डिलीवरी डाली थी कि जो कोई बैट्समैन बीट उस पर हो गई। तो उसमें रहाणे की कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल थिन सा वो एज लग के कीपर के पास गया था, तो वो ऐसी बॉल थी कि जो विकेट डिजर्व ही करती थी। तो उसके अंदर मैं उनको नहीं कहना चाहूंगी कि उन्होंने जानबूझ के अपना विकेट फेंका है। तो बस इनके अंदर तो यही है, और इनको मुझे एंड लग रहा है कि शायद से पूरी सीरीज और मिलेगी। निशांत आपकी फाइनल प्लेइंग 11 मयंक राहुल एट 3। मयंक राहुल, नंबर 3 पे पुजारा, नंबर 4 पे विराट कोहली अगर वो अवेलेबल होते हैं, तो नंबर 5 पे या तो हनुमा विहारी या फिर अजिंक्य रहाणे, आप ये रख सकते हैं। या तो ये हो जाएगा, या फिर आप सेम रख के अश्विन को हटा के हनुमा विहारी को रख दीजिए। और एक है ओके। कि सिराज की फिटनेस अगर सिराज फिट नहीं है तो मैं उमेश यादव को फिर मैं लाना चाहूंगा, उमेश यादव या ईशांत शर्मा में से कोई एक। फिर भी उमेश यादव की मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो ये होगी मेरी पूरी 11 जो बाकी की सेम और रहेगी। निशांत आपको ऐसा लगता है इंडिया जीतेगी ये थर्ड टेस्ट मैच? अ, अगर विराट कोहली का कमबैक हो रहा है तो बिल्कुल जीतेगी, क्योंकि जैसे ही वो एज ए कैप्टन वो एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। और आपने देखा होगा जिस तरह से स्लेजिंग भी हुई थी, तो केएल राहुल तो वैसे कप्तान है थोड़े काम एंड कूल वाले, तो जो विराट कोहली है वो एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। और बिल तो मतलब उनकी कैप्टनसी से मेन फर्क पड़ता है, तो मुझे लग रहा है जीत सकती है वो वाला टेस्ट मैच अगर विराट कोहली सो आते हैं तो। होपफुली इंडिया ये टेस्ट मैच जीते। और अगर हम सीएसके की बात करें तो निशांत सीएसके ने रिटेन किया है एमएस धोनी को, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज और मोइन अली। तो आर यू हैप्पी विद दिस ऑल? अ, इसके अंदर देखिए 4 रिटेंशन, ये ऑब्वियस थे। एक क्वेश्चन था आपके कि मोइन अली या फैफ डू प्लेसी या सैम करन, ड्वेन ब्रावो, और इनका कुछ था नहीं। मतलब ये 3 थे कि आपके 3 ऑप्शन में से कौन होने वाला है। तो मेन आपने देखा होगा कि इससे पहले टी10 लीग चल रही थी और मोइन अली की परफॉर्मेंस बढ़िया आ रही थी, और मोइन अली ओपन भी कर रहे थे उसमें टी10 के अंदर और तेज खेल भी रहे थे। और वो आपने देखा होगा टी20 वर्ल्ड कप में भी वो पहला ओवर वो ही डाल रहे थे, और जिस जिस तरह से वो इफेक्टिव रहे, इम्पैक्टफुल प्लेयर है वो, तो ओपन भी कर रहे हैं, पहला ओवर भी वो डाल सकते हैं, नंबर 3 पे भी सीएसके की तरफ से खेल रहे, तो एक फ्लेक्सिबल क्रिकेटर मिल गया। अब आप फैफ को नंबर 4 पे भेज तो दोगे, लेकिन क्या वो आपको वो उतना इम्पैक्ट दे पाएंगे उस टीम के अंदर? तो ये एक मेन क्वेश्चन हो सकता है। और लेफ्ट हैंडेड प्लेयर भी है, ऑलराउंडर भी है, तो एक आपको 3D पैकेज मिल जाएगा मोइन अली के अंदर। जैसे ही अगर आप फैफ को लोगे तो फैफ सिर्फ एक बैट्समैन, फील्डर, बॉलर है नहीं, तो वो आपको वो कॉन्ट्रीब्यूट मोइन अली उससे कर पाएंगे। सैम करन का हो सकता था, लेकिन सैम करन के 2 रीजन थे इस वजह से नहीं लिया गया, क्योंकि उनकी इंजरी एंड इश्यूज, वो खेले यस, भी नहीं है।
इतना ब्रेक उनका हो गया। और दूसरा बॉलिंग उनकी इतनी सही होती नहीं, बैटिंग में बढ़िया, लेकिन बॉलिंग के अंदर कई बार उनका ऐसा दिन चल जाता है कि जो पैट कमिंस ही उनको ठोक देते हैं। तो वो इस वजह एंड से मोइन एंड अली को लिया निशांत, गया। आप मतलब किसको मतलब चाहेंगे कि सीएसके रिटेन मतलब ऑक्शन में पिक करे? 3 प्लेयर्स हैं आप। 3 प्लेयर के अंदर सबसे पहला प्लेयर मैं लेना चाहूंगा लियाम लिविंगस्टन को। अगर मिल जाता है तो वैसे मुझे लग रहा है कि मुश्किल होगा, क्योंकि वो 10 to 11 करोड़ वाले प्लेयर हैं। तो लियाम लिविंगस्टन अगर मिल जाते हैं तो वो, लेकिन अगर वो नहीं मिलते तो मैं उनका ऑल्टरनेटिव देखूंगा जॉनी बेयरस्टो, जो ओपन कर लेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। जॉनी बेयरस्टो बिल्कुल सूट होंगे इस टीम के अंदर, तो मैं जॉनी बेयरस्टो को चाहूंगा। जॉनी बेयरस्टो स्लैश लियाम लिविंगस्टन, दोनों में से जो एक मिल जाएगा। दूसरा प्लेयर अगर ओवरसीज के अंदर देखें तो कगिसो रबाडा को मैं लेना चाहूंगा। कगिसो रबाडा या फिर लॉकी फर्ग्यूसन में से फिर भी मेरी फर्स्ट चॉइस कगिसो रबाडा होगी। जिस तरह से चैपॉक की पिच रहती है, स्लोअर वंस जो रबाडा डालते हैं, जो वेरिएशंस के अंदर चेंज करते हैं, और धोनी की जो मैंने मेंटेलिटी देखी है, वो 3 चीज रखते हैं ओवरसीज। वो 3 मेन ये खिलाते हैं कि एक वो उनको ओपनर चाहिए होता है ओवरसीज के अंदर, धांसू ओपनर, जो एक बढ़िया आपको एक तो आपके आराम से खेले और दूसरा वो ठोकते रहे। तो एक ओपनर वो चाहिए होता है, जो आपने देखा होगा मैथ्यू हेडन थे, माइक हसी थे, फिर वॉटसन आए थे, ड्वेन स्मिथ आए थे, फिर उसके बाद आपके फैफ डू प्लेसी आए, तो अब आपके बेयरस्टो हो सकता है अगर आपको मिल जाते हैं तो। दूसरा वो एक ओवरसीज रखते हैं जो आपका एलबी मॉर्कल वाला काम कर सके। पहले एलबी मॉर्कल थे ऑलराउंडर के अंदर, जो आपको 1-2 ओवर डाल लेते थे बॉलिंग के अंदर और बैटिंग से वो फिनिश कर देते थे धोनी के साथ। तो एलबी मॉर्कल के बाद आपके जेसन होल्डर आए थे सीएसके के अंदर, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद आपके एंड्रू फ्लिंटॉफ भी आए थे, उसके बाद आपके अभी ड्वेन ब्रावो आए। तो ड्वेन ब्रावो का एक ऑल्टरनेटिव आप देखेंगे तो ऑलराउंडर अगर आप लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। और एक बॉलर, इनको गन बॉलर चाहिए होता है, जो आपकी शुरू में बॉल इंजर थे, हेजलवुड, एनगीडी, और अब 2 चीजें, या तो आप हेजलवुड को वापस ले लो, और मैं पर्सनली चाहूंगा कि कगिसो रबाड़ा जाए सीएसके के अंदर। कगिसो रबाड़े एक अलग ही एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे सीएसके के अंदर। और एक अगर इंडियन अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं रविचंद्रन अश्विन को देखना चाहूंगा, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने शुरुआत भी सीएसके से ही करी, तो तो मैं चाहूंगा खत्म भी तो सीएसके से ही थैंक करे। यू निशांत। थैंक यू हाँ, निशांत, ये वीडियो करने के लिए। और गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को थैंक यू, सब्सक्राइब करना, थैंक यू, और एमसीआई को भी प्लीज सब्सक्राइब करना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। थैंक यू सो मच।